हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कुछ शब्दों को जोड़ना या हटाकर उसके वाक्य का मीनिंग या अर्थ बदलना नहीं चाहिए। इस तरीके से चेंज करके हम जब किसी वाक्य को बदलते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं और उसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस को बताते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। कोई भी सेंटेंस जिसमें टू लगा हो उसको किस तरीके से हम सो दैट से चेंज करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो नियम है इसका कुछ। सो दैट वाले वाक्य में टू का जो प्रयोग करना हो तो प्रथम जो उपवाक्य है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाला जो उपवाक्य है, जो सेंटेंस है, उसमें दैट से लेकर के नॉट तक के शब्द हटा देते हैं और दूसरे उपवाक्य की क्रिया को टू से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। इसको जब हम चेंज करेंगे तो जो सो है उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, टू। तो ही इज टू वीक और दैट के बाद से दैट ही कैनॉट पूरा का पूरा हमने हटा दिया और उसकी जगह पे सिर्फ टू के साथ में वॉक लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही इज टू वीक टू वॉक। टू में होता यह है कि नकारात्मक भाव होता है, उसके अंदर नकारात्मकता भरी होती है। टू नॉट पहले से ही होता है और सो दैट में नॉट नहीं होता है। तो जब हम सो को अगर हटा रहे हैं, सो दैट को, और टू जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके अंदर नॉट भी जोड़ रहे हैं। इसलिए सो दैट के हटाते समय जब हम टू लगाते हैं तो उसका जो सो दैट में नॉट लगा हुआ है वो भी हट जाता है। ये बाकी के एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में करिए और हल कर करके देखिए कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेकंड टॉपिक है यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। इसके नियम है, जब टू वाले वाक्य में सो दैट का प्रयोग करना हो तो टू के स्थान पर सो लिखते हैं तथा इन्फिनिटिव फ्रेज को दैट से जोड़कर एडवर्ब क्लॉज बना देते हैं। ध्यान रहे कि यदि प्रथम उपवाक्य में प्रेजेंट टेंस की क्रिया है तो दैट से जुड़ने वाले क्लॉज में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं और यदि प्रथम उपवाक्य में पास्ट टेंस की क्रिया हो तो दैट से जुड़ने वाले क्लॉज में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू पास। इसको जब हम सो दैट से इसको चेंज करेंगे तो जो टू पहला वाला है उसको हमने सो से चेंज कर दिया और दूसरा जो टू है उसे दैट कर दिया। लेकिन अब इसमें दैट फ्रेज के साथ में, क्योंकि ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिर से हम सब्जेक्ट ले लेंगे और क्योंकि टू में नॉट लगा हुआ था पहले से और जब हम उसको हटाएंगे तो इसमें नॉ नेगेटिविटी आनी चाहिए एक जगह, तो इसलिए कैन के साथ में फिर नॉट लगा करके फिर हम अदर पार्ट लिखते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो संज्ञा है, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आ जाएगा। लेकिन कभी कभार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ना होने के अलावा नपुंसक लिंग होता है तो उसमें फिर उस जगह पे इट का भी प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में चेंज करके नेक्स्ट आंसर्स बनाइए। थर्ड कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। नियम, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, अर्थात अनलेस के साथ नॉट मिला रहता है।
इसलिए यदि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या नॉट को हटा देंगे। अर्थात अनलेस के साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या नॉट का प्रयोग करना गलत है। ध्यान रहे कि डज नॉट हटाने पर क्रिया में एस या ईएस जोड़ना होगा और डिड नॉट हटाने पर क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी। एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैनॉट पास। अब इफ को हमने रिप्लेस कर दिया अनलेस से, मतलब इफ में नॉट नहीं था और हमने अनलेस को जैसे ही रिप्लेस किया तो उसके साथ हमने नॉट भी लगा दिया। तो जब नॉट लग गया अनलेस के अंदर, इसलिए जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसका नॉट हट गया, तो वर्क हार्ड हो गया एंड यू कैनॉट पास, बाकी सेंटेंस वैसा ही लिख दिया गया। एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस इफ की जगह पर अनलेस लगा करके बाकी सारे के सारे वाक्यों को उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। अगला ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। नियम, अनलेस में नॉट मिला रहता है लेकिन इफ में नॉट नहीं मिला रहता। अतः यदि अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना हो तो टेंस के अनुसार डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करना होगा। नोट, यदि क्रिया की अकेली फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ईएस लगी हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और यदि क्रिया की अकेली फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस और ईएस नहीं लगी है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और यदि इज, आर, एम, वॉज, वर आदि सहायक क्रियाएं हों तो इज, आर, एम, वॉज, वेयर आदि सहायक क्रिया के बाद नॉट रखते हैं। एग्जाम्पल, अनलेस शी ट्राइज हार्ड शी कैनॉट बी सक्सेसफुल। इसको जब हम चेंज करेंगे तो अनलेस की जगह पे हमने इफ को रख दिया, तो अगर हमने अनलेस को हटाया है मतलब इसके साथ हमने नॉट भी को हटा दिया जो कि अनलेस के अंदर पहले से है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम फिर शी के साथ डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो उसको लगा देंगे। तो हो जाएगा शी डज नॉट ट्राई हार्ड शी कैनॉट बी सक्सेसफुल। बाकी का पार्ट बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ये कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इनको अपनी नोटबुक में करके देखिए। ये सारे एग्जाम्पल्स अनलेस को रिप्लेस करके इफ लगाना है और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस के नियम दिए गए हैं उसके आधार पर आप इनको चेंज करिए। अगला जो कंस्ट्रक्शन है वो है यूज ऑफ नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। इसके नियम हैं, नो सूनर के साथ टेंस के अनुसार डू, डज, डिड व अन्य सहायक क्रिया रखते हैं। जिस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि के साथ टेंस के अनुसार सहायक क्रिया रखते हैं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि क्रिया की अकेली फर्स्ट फॉर्म है तो एस या ईएस है तो नो सूनर के साथ डज रखते हैं, और यदि क्रिया की अकेली फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ईएस नहीं लगी है तो नो सूनर के साथ में डू का रखते हैं। सेकेंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नो सूनर के साथ डिड रखते हैं, लेकिन डिड के साथ क्रिया की हमेशा सेकेंड फॉर्म को रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म को बदलकर सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। थर्ड, अन्य सभी टेंस में नो सूनर के साथ उसे वाक्य की सहायक क्रिया को बीच में हटाकर रखते हैं। तो ये सारे नियम फॉलो करेंगे तो अपने आप एग्जाम्पल्स अपने आप बन जाते हैं। कुछ ध्यान
रखने योग्य बातें हैं। नो सूनर के साथ दूसरा उपवाक्य जो लगता है वो हमेशा देन से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड द प्लेटफॉर्म। आंसर इसका चेंज होगा नो सूनर। एज सून एज की जगह हमने क्या लगा दिया, नो सूनर। जो कि रीच्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए उसकी जगह पे हमने फिर डिड को लगाया। और फिर बाकी सेंटेंस, रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया रीच, तो आई रीच द स्टेशन, और देन लगा दिया, कॉमा को हटा करके हमने देन लगा दिया। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख दिया, देन द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ये एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ एग्जाम्पल्स जितने भी ये दिए हुए हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और इनको इसी नियम के आधार पर आप सारे क्वेश्चंस को, सारे एग्जाम्पल्स को आप हल करिए। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है यूज ऑफ एज सून एज इन प्लेस ऑफ नो सूनर देन। नियम, एज सून एज के साथ वाक्य की रचना उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एसेरेटिव सेंटेंसेस की होती है, अर्थात एज सून एज के साथ नो सूनर के समान डू, डज, डिड या अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तथा यह भी ध्यान रखें कि एज सून एज के साथ दूसरा उपवाक्य जब भी दूसरा सेंटेंस लगेगा तो देन से नहीं जोड़ते हैं, केवल कॉमा लगाते हैं। जैसे नियम इसके साथ हमने अभी पहले वाले में किया, सिर्फ उसके बिल्कुल उल्टे वैसे ही विपरीत नियम इसमें लग जाते हैं। एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही अब्यूज मी देन आई गेव अ स्लैप ऑन हिज फेस। इसका जब हम चेंज करेंगे तो नो सूनर की जगह पे हमने क्या लगा दिया, एज सून एज जैसे ही लगाया, और डिड हमने फिर हटा दिया। ही अब्यूज्ड मी, क्योंकि डिड लगा है मतलब पास्ट टेंस है, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म हो गया, अब्यूज्ड हो गया मी। और देन को हटाकर हमने उसकी जगह पर कॉमा लगा दिया। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया, आई गेव अ स्लैप ऑन हिज फेस। Exercise, change all the sentences with as soon as so you can do better। आप लोग इन चीज़ों को, अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को अगर अच्छे से चेंज कर लेते हैं, इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर से अपनी कॉपी में करिएगा। अगला ट्रांसफॉर्मेशन, यूज़ ऑफ गोइंग टू प्लस वर्ब। नियम, गोइंग टू का प्रयोग सामान्यतः विल या सेल के स्थान पर किया जाता है, अतः विल या सेल को हटाकर उसके स्थान पर इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू लिखते हैं। इसमें वाक्यों को चेंज करते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला, आई के साथ एम गोइंग टू का प्रयोग होता है। दूसरा, ही, शी, इट या एक वचन की संख्या हो उसके साथ में इज गोइंग टू का प्रयोग होता है। और तीसरा, यू, वी, दे एवं बहुवचन संख्या हो तो इसके साथ आर गोइंग टू लिखते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल बाय ए स्कूटर दिस ईयर। यहाँ पे सेल को हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आई के साथ स्टार्ट है इसलिए एम गोइंग टू, तो आई एम गोइंग टू बाय ए स्कूटर दिस ईयर हो जाएगा वो सेंटेंस। एक्सरसाइज, ये बाकी की एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको चेंज करके गोइंग टू में इन वाक्यों को बदलिए। इस वीडियो में ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस जिनको आज हमने करके देखा है। बहुत सारे और भी कंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो हम अगर अगला वीडियो में अगर हम उनको लेके आएंगे। अभी आप इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को करिए, अच्छे से समझिए, और जितने भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दिए हैं और एग्जांपल्स, आप उनको ढूंढ ढूंढ करके सारे
ट्रांसफॉर्म करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसको लर्न करेंगे और समझेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंतर्गत मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल किया है सभी से। बाकी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स इसलिए नहीं किए हैं कि आप उनको अगर करके देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे एग्जांपल्स आप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।